मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। ये बोल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान। और अब पीएम के उस बयान को, पीएम के उन वचनों को विपक्ष लगातार दोहरा रहा है कि आखिर कहां है किसानों की वो दोगुनी आय। अब तक क्यों नहीं हुई किसानों की आय दोगुनी, जिसका 10 साल पहले आपने वादा किया था। 2014 के वो हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव थे जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्रदेश की विधानसभा में हासिल किया था। और अगर देखा जाए तो 45 का जो जादुई आंकड़ा हरियाणा विधानसभा में, उससे 2 ही सीटें ज्यादा ला पाई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सरकार चली थी और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं 2019 में भी सरकार बनी। हालांकि गठबंधन की जरूरत पड़ गई थी क्योंकि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2019 में तो अछूती रह गई, 40 पर सिमट गई। लेकिन 5 निर्दलीय विधायक और कुछ और यहां पर नेताओं और राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर के सरकार बनाने और उसे चलाने में भी कामयाब हो गए। लेकिन अब जब हरियाणा के एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जो मौजूदा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल है उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने कड़ा फैसला लेते हुए मार्च के महीने में लगभग 9.5 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी, तो लगा कि प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी खट्टर के नाम को लेकर थी वो कहीं ना कहीं शांत हुई है। लेकिन 7 मई की वो तारीख आती है जब 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं। जिसके बाद जो मौजूदा गणित हरियाणा विधानसभा का बैठता है उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में नजर आती है। ऐसे में सवाल ये भी रहेगा क्या मौजूदा कार्यकाल भाजपा पूरी कर पाएगी। सवाल ये भी रहेगा कि 2014 के बाद 19 में 7 सीटें विधानसभा में घटी, क्या इस साल के चुनाव में और भी ज्यादा सीटें घट जाएगी। और सवाल ये भी रहेगा जो यहाँ कांग्रेस है वो 10 सालों से सत्ता से दूरी बनाए हुए, सत्ता से रुखसत जनता नहीं किया था, लेकिन क्या जनता उसे सत्ता में इस बार स्वीकार करेगी। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश है। दिनेश, आखिरकार विधानसभा चुनाव अब आ रही हैं और जिस प्रकार से लोकसभा में वोटिंग देखने को मिली, छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान था, वोटिंग का जो आंकड़ा निकलकर सामने है वो बेहद ही कम था। क्या वो बीजेपी के लिए विधानसभा में भी चुनौती बनने वाला है? देखिए अक्षय, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आपने बात की यहाँ पर किसान आंदोलन की, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वो तमाम वायदे मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन प्रचार कर रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, 2014 की बातें हैं, उस वक्त तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो राज्य इकाई के संगठन से जुड़े हुए थे जोर से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए कि प्यासी भूमि को पानी देने वाला प्रधानमंत्री आ गया है, जो लाहौर तक आपको ले जाने वाला प्रधानमंत्री आ गया है, पाकिस्तान से पीओके छीनने वाला प्रधानमंत्री आ गया है। हरियाणा को किसानों और जवानों की धरती माना जाता है और उसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वो छाप छोड़ी, सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के करीब 60 साल के इतिहास में पहला वो वाकया था जब यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हुई भारतीय जनता पार्टी और पूर्ण बहुमत के साथ। दूसरी तरफ देखा जाए तो वो चीजें जो है 2019 में समानांतर नहीं रही। उन समानांतर चीजों के ना रहने के कारण कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसको दबाने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रवाद के मुद्दे से की गई। लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना कारगर साबित नहीं हुआ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, लिहाजा यहाँ पर जननायक जनता पार्टी का समर्थन लेना पड़ा सरकार चलाने के लिए। और जो जसपा है उसने 4.5 सालों तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया। लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल सिनेरियो हरियाणा में घटित हुआ है, हमने देखा कि दुष्यंत सिंह चौटाला महज 2 सीटों की मांग कर रहे थे और यदि उन 2 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन पाती तो ये इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उनको विरोध का सामना करना पड़ा। हिसार, भिवानी, कैथल, करनाल और सिरसा में इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का रहा कि खुद मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए गए और उन काले झंडे दिखाने के पीछे सीधा सीधा एक ही अभिप्राय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते जब
पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा था। उस दौरान जबरदस्त वहां पर जो है बैरिकेडिंग की गई, लाठियां चली, गोलियां चली, वाटर कैनन चले, किसानों को जो है तड़पाया गया। करीब 13 महीने तक दिल्ली की सरहद पर बैठे गए रहे, गर्मी सर्दी ठंड सब कुछ सहते रहे। 700 दिनेश, यहाँ मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आप जो तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, पहला आंदोलन मुझे यहाँ पर जहन में आता है 2020-21 लगभग 1.5 साल चला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। उसके बाद 13 फरवरी की वो तारीख आती है जब हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया, लेकिन जो बॉर्डर है दिल्ली से लगे हुए तमाम राज्यों की उन्हें ही सील कर दिया गया था। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी पर बात आई है। तो जो तमाम मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को भाजपा के खिलाफ कांग्रेस भुना पाएगी? क्या लगता है इस पर? देखिए, ये जो 13 फरवरी 2024 का जो आंदोलन की शुरुआत थी, पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से जो किसान आ रहे थे, वो इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीति को तय करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कहते रहे कि किसानों को उनकी मांग के लिए जो है दिल्ली आने का अधिकार है। पंजाब में किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं की गई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है। लेकिन हरियाणा के अंबाला में हमने जो हंगामा देखा किसानों के बीच, पुलिस बलों के बीच, और जिस तरीके की बयानबाजी हुई उस दौरान एमएसपी की मांग को लेकर लगातार अड़े रहे, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी झुकने को कामयाब नहीं रही। 14 मांगे थी किसानों की तरफ से, लेकिन सिर्फ 4 मांगे मानने को तैयार यहाँ पर सरकार दिखाई दी। किसानों की तरफ से ये कहना था कि अब यदि 14 की 14 मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या किसान फिर से अपनी शहादत देने के लिए दिल्ली के बॉर्डर की ओर कुछ करेगा। उन्होंने कहा कि जब आप 4 मांगे मानने को तैयार हैं तो आखिरकार ये मांगे आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। अनिल विज यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा निशाने पर थे क्योंकि गृह मंत्रालय का जिम्मा उनके कंधों पर था, और जिस तरीके का रवैया हरियाणा पुलिस का रहा हमने सबने देखा, और किसान इससे काफी नाराज नजर आए। फिलहाल देखा जाए तो ये मत प्रतिशत जो कम हुआ है ये किसानों के विरोध के चलते हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में निराशा हाथ लग सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर निराशा हाथ लगने की प्रबल संभावना है। लेकिन दिनेश, बात जब यहाँ पर हरियाणा की चली है, दुष्यंत चौटाला का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो क्या जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ी, और वो भी महज प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों को लेकर, तो क्या इस बार दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ इस साल के आखिर में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर बराबर निशाना साध रहे हैं। जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का दिया गया, उस नारे को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि एक वो भी वक्त था जब ये कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। वो दौर एक बार फिर से आया है और ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी को यहाँ अपनी सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा क्योंकि तमाम उन एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। जिन मुद्दों के आधार पर 2014 में जो है केंद्र की सत्ता तक काबिज हुए थे, उन्होंने यहाँ किसानों के जो है कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा उठाया है। 2 सीटों पर प्रमुखता के साथ यदि मैं बात करूं तो वहां पर चुनाव लड़ती जननायक जनता पार्टी नजर आई, जिसमें हिसार से खुद दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला चुनावी मैदान में थी, तो भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह को मैदान में उतारा गया था। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर के चौटाला परिवार इतना हमेशा से डोमिनेंट इसलिए रहा है क्योंकि अजय सिंह चौटाला ने वहां पर लगातार चुनाव जीते हैं। नैना चौटाला की बात करें तो वो भी इसी जो है संसदीय क्षेत्र से फिलहाल विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल और किसानों के नेताओं के तौर पर चौटाला परिवार को जाना जाता है, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा नहीं है कि अकेली भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में सम्मिलित है, लेकिन दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में तो मुझे कि यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन नतीजों के बाद क्या पता एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका निभाएं। बिल्कुल, यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका भी अब दुष्यंत चौटाला अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो नजर रहेगी 4 जून की तारीख पर मुख्य रूप से हरियाणा की जनता की कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कितनी जीत मिली है और कितने उम्मीदवार जीत करके सदन पहुंचे। और साल के आखिर में होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।